आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल और उर्दू दुनिया का नंबर 1 डिबेट शो। आज का मुद्दा मैं अनेकता में एकता ही भारत भूमि का प्राण तत्व है, यानी कसरत में वहदत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और दुनिया हमें इसी से जानती है। और आज हमने दुनिया को हिंदुस्तान की यही खासियत दिखा दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शाम 6 बजे मुल्क के नाम अपने खिताब में ये बात कहते हुए आज के दिन को अदलिया की तारीख का भी बेहद खास दिन करार दिया है। उन्होंने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे को सलाम करते हुए इस बात की तारीफ की कि हिंदुस्तान के लोग न्यू इंडिया की तरफ बढ़ चुके हैं। अयोध्या मामले में आज नए आए फैसले के बाद वजीर आजम मुल्क से रूबरू थे। उन्होंने बर्लिन की दीवार टूटने का जिक्र करते हुए आज के दिन को जुड़ने और जोड़ने का दिन बताया। साथ ही करतारपुर कॉरिडोर के इफ्तिताह का भी उन्होंने जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा कि अब आवाम के कंधे पर एक दूसरे को साथ लेकर चलने की एक बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। फैसला आने के बाद जिस तरह हर तबके, हर फिरके ने एक दूसरे का खैर मकदम किया है, पूरे देश ने जिस तरह से कबूल किया है, वो भारत की कदीम तहजीब और रिवायत का अक्स है, उसकी परछाई है। कानून का एहतराम हम सबका फर्ज है और अब आगे साथ चलकर हमें नई मंजिल मिलेगी। वजीर आजम ने मुल्क की आवाम को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद भी पेश की। ईद मिलादुन नबी का त्यौहार कल पूरे मुल्क में जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा। आइए सुनते हैं वजीर आजम का यह पैगाम। फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने, हर समुदाय ने, हर पंथ के लोगों ने, पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, वो भारत की पुरातन संस्कृति, परंपराओं और सद्भाव की भावना को प्रतिबिंबित करता है। भाइयों और बहनों, भारत जिसके लिए जाना जाता है और हम इस बात का गर्व से उल्लेख भी करते हैं, विविधता में एकता। विविधता में एकता, आज यह मंत्र अपनी पूर्णता के साथ खिला हुआ नजर आता है। गर्व होता है, हजारों साल बाद भी किसी को विविधता में एकता, भारत के इस प्राण तत्व को समझना होगा, तो वो आज के ऐतिहासिक दिन का, आज की घटना का जरूर उल्लेख करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर फैसला सुनाया है जिसके पीछे सैकड़ों वर्षों का एक दीर्घकालीन इतिहास है। पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले की अदालत में हर रोज सुनवाई हो, जो हुई और आज निर्णय आ चुका है। दशकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का अब समापन हुआ है। साथियों, सर्वोच्च अदालत का यह फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है। इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो, लेकिन इस फैसले के बाद हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। अब नए भारत का निर्माण करते हैं। हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है
कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा। हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए, सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है। 9 नवंबर के इस महत्वपूर्ण दिन को याद करते हुए, आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए आप सबको आने वाले त्योहारों की, कल ईद का बड़ा पवित्र त्योहार है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो ये था थोड़ी देर पहले 6 बजे शाम को वजीर आजम का मुल्क के नाम खिताब, और इस पर हम बात करते हैं। आज का फैसला आप तमाम लोगों ने दिन भर सुना है और लगातार जी सलाम इसके जरिए आप लोगों को बेदार करता रहा, खबरों से लगातार बाखबर करता रहा, और एक एक जो फैसले की बातें थी उनको हमने बहुत तफसील के साथ आपके सामने रखा, और लगातार हम तमाम लोग मुल्क की सालमियत, मजहबी हम आहंगी को लेकर के बातचीत करते रहे। अभी हम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जो अहम बात है कि भारत भूमि का जो प्राण तत्व है, असली जान जो है वो है हमारी कसरत में वहदत, यानी अनेकता में एकता की भावना, उस पर हम बात शुरू करते हैं। और उन्होंने बहुत सारी बातें आज जो रखी हैं, जिस तरह से हम मैच्योर हो गए, हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर होगी, जिसको दुनिया ने आज देखा कि कैसे 130 करोड़ लोग, किस तरह से 125 करोड़ लोगों का जिक्र जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी करते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे एक दूसरे को साथ लेकर चल सकते हैं, हाथों में हाथ डाले, ये भी आज देखा। मेरे साथ बहुत खास मेहमान है, मेरे साथ प्रोफेसर सीमा सिंह जी इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सियासी तज्जियाकार हैं। मेरे साथ महेश वर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। सर खैर मकदम है आपका। हमने इरशाद अहमद साहब को अपने साथ जोड़ा है, सीनियर एडवोकेट हैं। इरशाद जी स्वागत है, खैर मकदम है। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे रमेश ठाकुर जी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। रमेश जी आपका खैर मकदम है। और हमारे साथ संजय के चड्डा साहब हैं, आइन के बड़े जानकार हैं, जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी हम बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। संजय जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूँ, वजीर आजम की बात करूँ उससे पहले एक बार फिर हमारे नाज़रीन को इस फैसले के हवाले से, इसके कानूनी पहलुओं के हवाले से थोड़ा सा तफसील से बता दीजिए। तफसील से का मतलब बहुत तफसील से नहीं, शॉर्ट में, लेकिन मोटी मोटी बातें आ जाएंगी। 40 दिन प्रतिदिन की सुनवाई के साथ, रोजमर्रा इसकी सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व किया, और ऑर्डर रिजर्व करने के 22 दिन के बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच थी, उन्होंने एक सहमति के साथ, देखिए अलग अलग जजमेंट नहीं लिखा गया, एक सहमति के साथ उस जजमेंट को दिया। और उस जजमेंट में सरकार को यह कहा गया कि 3 महीने के अंदर आप ट्रस्ट बनाएंगे, और 2.77 जो 2.77 एकड़ का एरिया था वो पूरा का पूरा मंदिर बनाने के लिए दिया गया। और उस ट्रस्ट को 3 महीने के अंदर उसको बनाने के बाद सरकार आगे फैसला लेगी कि कैसे मंदिर को बनाना है। और यहां पे आर्टिकल 142 की मदद लेते हुए जो चीज, कितना बढ़िया हमारा ये जजमेंट है, आप देखिए कि जो हमारी सेकुलर फैब्रिक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, सेकुलरिज्म, उसको सर्वोपरि करते हुए हमारी इस बेंच ने यह भी कहा कि जो दूसरे पक्षकार हैं, यानी कि मुस्लिम पक्षकार, उनको 5 एकड़ की लैंड एक विशाल मस्जिद बनाने के लिए भी दी जाए। तो ये, और उस पूरे जो जजमेंट है उसकी खूबी ये रही कि देखिए जहां पे एक एक एविडेंस को तोला गया, एक एक एविडेंस को नापा गया, देखा गया, और उसके बाद जजमेंट को लिया गया। ये कितनी खूबी बड़ी बात है, नंबर 1। और आज मैं जो पहले भी कहता आया कि जब पहले सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि मीडिएशन करिए, सब लोग खुशी से बाहर निकलेंगे, कोई भी दुखी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक उसी का एक्सटेंशन हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा जजमेंट दिया कि जो सारे जितने भी पक्षकार हैं उन्होंने उसको स्वीकार किया। सुबह दोपहर में खबर आ रही थी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है उसको चाहते हैं कि रिव्यू पिटीशन डालेंगे, लेकिन वो भी उन्होंने बात को वापस ले लिया। तो सहर्ष सब पक्षों ने इस जजमेंट को स्वीकारा है, और अब इस एक बड़े मुद्दे पर एक फुल स्टॉप लग गया है। अब ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, अब एक बड़े मंदिर का इत्तेदाद होगा और एक बहुत खूबसूरत बड़ी मस्जिद का भी इत्तेदाद होगा। यही हम सब लोग चाहते थे, हमारे रगों में यही दौड़ता है भारत की जो हिंदी जो गंगा जमनी तहजीब है। सीमा जी, इसी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा यही हिंदुस्तान का प्राण तत्व है, यही ताकत है, और आज वो दिखा। हम लोग जो लगातार हम सभी लोग और बड़ी तंजीमें, तमाम लोग लगातार जो कोशिश कर रहे थे या बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं, उसका असर दिखा।
हिंदुस्तान मैच्योर है, तमाम लोग एक दूसरे के जज्बात की कदर कर रहे हैं। आज देखिए इतने बड़े फैसले के बाद भी लोग बहुत ज़्यादा उसको लेकर के, जैसा कि कहा गया था कि आपको उत्साह नहीं मनाना है, किसी के जज्बात का ख्याल रखना है, वो दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर लोगों ने खुद से, तमाम लोगों ने इस बात पर बड़ा एहतियात रखी है और ये तमाम चीज़ें दिख रही हैं जिसको लेकर के तमाम तरह के लग रहा था कि इतना बड़ा मुल्क है, चीज़ें कैसे मेंटेन होंगी, लेकिन वो आज हमारे सामने और दुनिया इससे अब सीखेगी। नहीं, देखिए, पहले तो निश्चित तौर पे इस चीज के लिए सरकार की भी और इस देश के लोगों की भी तारीफ की जानी चाहिए कि इतना बड़ा जजमेंट आया और अभी 10-11 घंटे बीत चुके हैं, पूरे देश में एक शांति है और इसको देखकर लगता है कि लोग इस चीज को हर तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को पहले से तैयार कर चुके थे। और जहां तक आपने गंगा जमुनी तहजीब की बात करी, ऑब्वियसली इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत की संस्कृति विविधता में एकता और एकता में विविधता दोनों को रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए अगर आप देखिए तो भगवान राम को इकबाल जो है इमाम हिंद कहते हैं और भगवान राम हिंदू और मुसलमान दोनों के आराध्य माने जाते हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा माने जाते हैं। और हमारा जो संविधान ये कहता है कि सेकुलरिज्म, जिसको कि इंटरप्रिटेशन को लेकर बड़ा सारा डिस्प्यूट है कि सेकुलरिज्म मतलब क्या, उसी संविधान के पहले पेज पे जब संविधान को लिखा गया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जब ये सोचा गया कि पहले पेज में भारतीय कल्चर को रिफ्लेक्ट करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति कौन होगा, उसी पहले पेज पे भगवान राम की तस्वीर उसमें लगाई गई थी। तो आज जो है भगवान राम जो एक आदर्श पुरुष, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वो पुनर्स्थापित हुए हैं भारतीय समाज में। ऑब्वियसली 91-92 के बाद बहुत सारा समय बीत चुका है और एक बड़ी जनसंख्या जो वोटर लिस्ट में वोट देने की स्थिति में अपने आप को रजिस्टर करा चुकी है, उनका जन्म इस समय के बाद हुआ। बेसिकली उन्होंने वो मूवमेंट देखा नहीं है, तो लेकिन राम को पुनर्जागृत करके राम की मर्यादा को पुनर्स्थापित करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और इस चीज को मैं इस रूप में और ज्यादा लेना चाहती हूँ कि जब हम प्रगति की बात करते हैं तो प्रगति की बात में आप डेवलपमेंट को कल्चर से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप कैरेक्टर को डेवलपमेंट से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हमेशा एक चरित्र का आदर्श माना गया है। तो इस जजमेंट से राम की पुनर्स्थापना भी हुई है और युवाओं के लिए भी एक रोल मॉडल रीएस्टैब्लिश हुआ है। तो हर तरीके से बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय रहा है ये। इरशाद अहमद साहब, आज 10:30 बजे, 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद जो बच्चे इस दुनिया में आए होंगे हिंदुस्तान के अंदर में, हिंदुस्तानी बच्चे, कल जो बच्चे जन्म लेंगे, कम से कम उन तमाम बच्चों को हम ये कह सकते हैं कि आप आने वाली पीढ़ी किसी तनाज़े के साथ नहीं पैदा हुई है। हमने, या वो कम से कम 400 साल बाद या 100 साल बाद जो पीढ़ी आएगी वो याद करेगी कि हमारे पुरखों ने हमें एक बहुत बड़े तनाज़े से आज़ाद कर दिया था। तो ये एक बड़ी हुसूलियाबी है। आज का दिन वाकई यादगार रहा। आप कैसे देखते हैं आज के इस दिन को? एकदम सही वजह फरमाया आपने, क्योंकि आज जो फैसला आया है वो फैसला सिर्फ मुझे कबूल नहीं है, मंजूर नहीं है, बल्कि हम उसका एहतराम करते हैं, ये इस फैसले का एहतराम करते हैं। और मेजॉरिटी कम्युनिटी से भी सब लोगों ने उसका एहतराम किया है और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया और एहतराम किया है, चंद लोगों को छोड़ के। जहाँ तक सुन्नी वक्फ बोर्ड का मसला है, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो होता है वो स्टेट अफेयर होता है, स्टेट के जिम्मे होता है, उसका चेयरमैन स्टेट अपॉइंट करता है। लिहाजा वो अपॉइंट तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ही किया उसको, उसने क्या बयान दिया मॉर्निंग में और शाम को के बदल दिया अलग बात है, लेकिन उसने भी कभी इस पार्टी होने के बावजूद, चूंकि स्टेट का अफेयर था, लेकिन उसने भी बाद में शाम को मान लिया कि नहीं साहब जो फैसला हुआ ठीक हुआ है, रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे हम जी। लिहाजा ये जो फैसला, जामा मस्जिद के शाही इमाम ने भी मान लिया, शाही इमाम ने पिटीशन नहीं, देश को आगे बढ़ाना है, अब दूसरे ढंग से हमें अब आगे बढ़ना है। Correct. मतलब देश को अब ये सब चीजें यहीं छोड़ो, हम मतलब आरएसएस के चीफ ने भी ये बात कही कि मतलब क्या है, कितना झगड़ा, कितना तराजा, मतलब एक लिमिट होती है। आप छोड़ो झगड़े टंटे, एक नई पीढ़ी को नया हिंदुस्तान दो ताकि वो हमको अच्छे रूप में याद करें कि हमारे पुरखे कुछ अच्छा कर गए, हमें आजाद कर गए इन परेशानियों से। जी, मोहन भगवत साहब ने सही बजा फरमाया और अच्छी तकरीर की उन्होंने, और उसमें कहा उन्होंने कि ये जो फैसला हुआ वो फैसला हो गया, अब हम सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है। लेकिन उनसे एक सवाल पूछा किसी जर्नलिस्ट ने कि काशी या मथुरा के बारे में क्या राय है आपकी, तो उन्होंने कहा जनता तय करेगी। इस पे मुझे एतराज है, क्योंकि नहीं, उन्होंने, मैं वैसे आप इस बात को इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन जितना हम लोग समझ पाए उनका कहना था कि आरएसएस ने अपवाद स्वरूप इस आंदोलन को ज्वाइन किया था। हमारा मकसद समाज की सेवा करना है, हम समाज को बढ़ावा देते हैं, समाज को बनाने का काम करते हैं। इस आंदोलन को हमने सिर्फ अपवाद स्वरूप ज्वाइन किया था, हम अपने समाज को बनाने का काम करते रहेंगे। उन्होंने कहते हुए इस सवाल को
साफ कर दिया। मतलब ऐसा कोई इरादा नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें इस मामले में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए मिल्लत को भी, कौम को भी। ठीक बात, अच्छी बात है। उनका जो बयान था बहुत अच्छा बयान था, और उन्होंने कहा कि सबको साथ लेके चलेंगे और ये इशू खत्म होना चाहिए, खत्म हो गया, अच्छी बात है। और बल्कि जो दूसरे वो क्या नाम है उसका, एक और वो मुस्लिम पक्ष देखते हैं वो आरएसएस के ही, उनका भी बयान अच्छा आया है वो। लेकिन जी इंद्रेश जी का ये बयान बहुत अच्छा बयान आया उनका भी। लिहाजा नहीं, मैं कह रहा हूं कि 99% लोगों का बयान अच्छा आया है दोनों तरफ से जी, और बल्कि जो फरीक है उनका बयान अच्छा आ गया है। लेकिन ओवैसी साहब का बयान खराब आया है, उनका बयान सियासी बयान है, सियासी लोग क्या सियासत करना छोड़ेंगे? हाँ, लेकिन उनका बयान गलत है और उसको कंडेम भी करते हैं, से लिया जाना चाहिए। हाँ, कंडेम भी करते हैं हम, कहते हैं कि उनको भी, क्योंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा कि ओवैसी साहब ना हमारे साथ की पार्टी है, ना वो इस मामले की पार्टी थे, तो वो कुछ कहते हैं तो हमें उससे क्या लेना देना। हाँ, तो पार्टी है भी नहीं, लिहाजा उनकी बात को छोड़ दीजिए। तो बाकी सब लोगों ने इसको कबूल किया है, मंजूर किया है और इसका एहतराम करते हैं, ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं इस जजमेंट का। और वाकई आपने ठीक बजा फरमाया कि जो आज जो बच्चा पैदा होगा उसको इस तनाज़े के बारे में नहीं मालूम हो पाया कि ये ऐसे मुल्क में ऐसे हालात भी थे कि कम से कम हम लोगों की बड़ी हुसूलियाबी है इस पीढ़ी की कि हमने उसे आजाद कर दिया इस चीज से, आने वाली पीढ़ियों को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी उस लाइन को कि मस्जिद तोड़ना गलत था, मस्जिद के पहले भी कुछ स्ट्रक्चर था यहाँ पे, मस्जिद तोड़ के नहीं बनाई गई है, लेकिन मस्जिद से पहले एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ था वहाँ पे और जिसके सबूत मिले हैं। सारी बातें आपने अपने फैसले में एकदम क्लियर कर दिया उसने। तो इसका बड़ा ये फैसला 1200 पन्नों का है मैडम जी, 1045 जी। तो उसको पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी, एक एक चीज साफ है उसमें, मतलब आगे आने वाले लोगों को भी कभी कोई खदशा रहेगा नहीं, वो कभी भी होगा तो पढ़ने बैठ जाओ, बड़ी बात है। मेरे साथ रमेश बैस जी हैं। रमेश बैस जी, हम अच्छा हिंदुस्तान देने के लिए अब बढ़ रहे हैं, आने वाली नस्लें हमें अच्छे तौर पर याद करें, क्योंकि 3 पीढ़ियां इस तनाज़े के साथ गुजरी हैं। अगर हम 70 सालों की बात करें, ये तो 3 पीढ़ियों का गुजर जाना बहुत बड़ी बात होती है। इकबाल अंसारी जो कि इस मामले के फरीक हैं, उनके वालिद साहब खुद पूरी जिंदगी गुजार के चले गए, न जाने कितने और दोनों फिरकों के लीडरान इस आंदोलन को लेकर चले और बहुत सारी बातें उनके जज्बात थे, लेकिन वो भी अब दुनिया में नहीं रहे। तो एक अच्छा हो गया, कम से कम इस पीढ़ी ने इस चीज को देख लिया। नहीं, आपके पहले यही बात हो रही थी कि अब का जो जमाना है ना वो 1947 का नहीं है। लोगों की सोच में बदलाव आ चुका है और राजनीतिक जिस तरीके से इस पूरे मसले में होती रही है इससे वाकिफ तब के लोग भी थे, अब के भी लोग थे। लेकिन अब जो राजनीति हो रही थी, अब इससे इत्तेफाक लोग नहीं रखते थे, क्योंकि अगर जो ये फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, मुझे कहीं ना कहीं लगता अगर पॉलिटिकल पार्टियां अगर अपनी तरफ से इस तरह की पहल करती, जब हम कश्मीर का मसला एक झटके में उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी अगर प्रयास किए जाते, मुझे लग रहा सुप्रीम कोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन आज जिस तरीके से पूरा 1045 पन्नों का जो जजमेंट आया है, बिंदुवार अगर आप देखो 116वें पेज के बाद राम मंदिर का जिक्र किया जा रहा है। पहले एक एक चीजें उन्होंने बताई हैं कि कहां दिक्कत हुई है, कहां क्या हो। एएसआई की रिपोर्ट को पूरी तरीके से माना है। जो एएसआई की रिपोर्ट पहले जो पॉलिटिकल पार्टियों के पास जाती थी वो लोग भी देखते थे, वो लोग नहीं मानते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज को बिंदुवार तरीके से माना है। अंततः हुआ क्या, फैसला सबके सामने है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस फैसले के बाद जिस तरीके से पूरे कंट्री में एक माहौल बना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो एकता जो देखने को मिली है, ये तस्वीर बड़ी खूबसूरत सी लग रही है। किसी को कोई ऐतराज नहीं है। सबसे पहले बयान शाही इमाम साहब का आता था, जो हमें ये लग रहा था कि शायद यहां से ऐसा कोई बयान आएगा जो खलबली मचाएगा, लेकिन उन्होंने पहले ही कहा कि जो ये रार जो निपटी है 135 साल पुरानी, जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां निपट गई, वो ये देखते रहे सपना की मंदिर बने, मस्जिद बने, जो भी बने, वो नहीं देख पाए। लेकिन आज जो निपटा है इसको यहीं खत्म करो, इसके बाद इस पे जिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें नए भारत का उदय करना है, नए आगे चलना है। ठीक है, एक जब घर में जब कई सारे बर्तन होते हैं तो एक दो खटकते हैं। ओवैसी साहब जिस तरीके से बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है इनका नजरिया भी बदल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वो सियासी बयान है, सियासी बयानों पे तो हम बात ही नहीं कर रहे। ये सियासी लीडर बैठे हैं हमारे साथ, महेश वर्मा जी, वो आज कांग्रेस ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन महेश वर्मा जी, कांग्रेस के कई लीडरों ने ये भी कहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यहां से खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका ये बड़ा इशू था, आपकी राजनीति का आधार था, वही खत्म हो गई। मतलब ऐसे सियासी बयान तो आते रहेंगे, आप लोग भी देते रहेंगे, उससे हमें क्या मतलब है? हमें तो समाज को लेकर के आगे चलना है। आप लोग अपनी राजनीति करते रहिए, उसमें कोई बुराई की बात थोड़ी ना है। क्यों महेश जी?
देखिए, कांग्रेस तो खैर इसको चाहेगी कि किसी न किसी रूप में वो इस तरह के बयान दे जिससे कि ये चीज़ फिर से एक जिंदा हो जाए, क्योंकि उसके लिए तो हमेशा ये एक सियासी मुद्दा रहा। अगर मैं आज वैसे राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको बता दिया, आप राजनीतिक व्यक्ति इसलिए बता दिया। आपने जो बात कही उसके, जो कि इन्होंने ओवैसी साहब का जिक्र किया, उनकी बात को ज्यादा सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए, राजनीतिक व्यक्ति है ना। एक दो सेंटेंस तो कहना बनता था मेरा, इसलिए मैंने कह दिया। लेकिन जो आगे मैं बात कहने जा रहा हूँ वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि देखिए, आज करतारपुर कॉरिडोर के जब उद्घाटन भाषण में जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो बड़ी मायने रखता है इस फैसले के आलोक में। उन्होंने कहा कि इस फैसले के साथ जो हमें हौसला मिला है, उस हौसले को हौसला अफजाई होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हम देश में तरक्की को और बढ़िया से मजबूत कर सके, उसको एक शक्ति प्रदान कर सके। राम में कहीं रहीम दिखाई दे, तब इस फैसले का मतलब सम्मान होगा। तो ये एक समझने की जरूरत है। इसी तरह से हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को बधाई देता हूं जो आज इस फैसले की स्वागत कर रहे हैं। तो आज मुझे समझ में ये बात आ रही है कि जो सच्चे मन से चाहते थे कि इस मुल्क में कोई भी देशवासी कभी भी नहीं चाहेगा हमारे देश में एक ऐसा मुद्दा जो है वो रहे जिससे कि हमारे बीच में कटुता, हमारे बीच में वैमनस्य, हमारे बीच में किसी तरह से एक जो हमारी विकास की जो एक सबसे बड़ी बाधा होती थी वो कहीं ना कहीं दिखाई देती थी। कहीं ना कहीं इसके नाम पर कुछ ऐसी चीजें कर दी जाती थी जिससे कि एक सन्नाटा आता था। हमें खूब उकसाया गया इस 2019 के चुनाव में, हमें जितना उकसाया गया, जितना हमारे ऊपर प्रहार किया गया कि राम का नाम बेचा हमने, राम के नाम पर हमने कुछ नहीं किया, राम के नाम पर हमने वोट लिया, मंदिर नहीं बना रहे हैं, अब अध्यादेश नहीं ला रहे हैं। लेकिन हम उस चीज से बिल्कुल विचलित नहीं हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री की नीयत जो है 2014 में स्पष्ट हो गई थी, जब लोगों ने महाराष्ट्र में उनसे पूछा था कि साहब राम मंदिर के ऊपर बताइए। बोले कि हम राम मंदिर के ऊपर जो हमारा प्रतिबद्धता है, हमारा जो संकल्प है, वो हमारे मैनिफेस्टो में साफ दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले हमें जो जरूरत होगी, हम स्वच्छता के लिए शौचालय भी बनाएंगे, हम इस देश में तरक्की की जो गंगा है वो बहाएंगे, और साथ में हम देवालय भी बनाएंगे। हमें जरूरत पड़ेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने यही काम केंद्र सरकार को सौंपा। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करी है ओवैसी साहब और कुछ लोगों ने, उनके ऊपर ये प्रहार करना बहुत जरूरी था। वो ये था कि वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि साहब देखिए 93 का जो कानून था, ये हमारे संजय साहब, ये इरशाद साहब अच्छे से बताएंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एबॉलिश कर दिया। अब तो काशी और मथुरा इन दोनों के ऊपर भी चढ़ाई हो जाएगी। हकीकत यह है कि साहब 93 का जो नोटिफिकेशन है उसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार केंद्र सरकार को दिया कि आप एक ट्रस्ट बनाइएगा और उस ट्रस्ट के तहत इन दोनों चीजों को डेवलप करिएगा, यानी मंदिर भी बनाइएगा और मस्जिद भी बनाइएगा। ये कितनी खूबसूरत बात आई कि केंद्र सरकार अब इन दोनों कामों को लेकर चलेगी। और इसी बात को प्रधानमंत्री ने मैंने कितनी बढ़िया बात उन्होंने कहा कि इस फैसले से जो हमें हौसला मिला है कि उसमें राम भी बनेंगे और रहीम भी बनेगा। राम के रूप में रहीम कहीं दिखाई देंगे, रहीम के रूप में कहीं राम। बड़ी बात है। संजय जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। दरअसल ये बता दीजिए कि इस पूरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो सारी चीजें केंद्र सरकार को दे दी, उससे कितना बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अगर ये फरीकों को दी जाती या तो वो एक नया तनाज़ा शुरू हो जाता। इस तमाम चीजों से भी पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। अब जो करना है सरकार को करना है और अपने ढंग से करना है। देखिए, मैं दो बातें बताऊंगा। पहले आपकी बात का जवाब। बहुत देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने विजनरी के रूप में काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अगर फरीकों को दे दिया जाएगा, अलग अलग पार्टीज को दे दिया जाएगा, तो उनमें डिस्प्यूट होगा। और यहां पे देखिए, जो निर्मोही अखाड़ा है, जिसकी पिटीशन मानने से इनकार किया और उनकी पिटीशन को रद्द किया सबसे पहले, उनको भी इस ट्रस्ट में शामिल होने के लिए एक लाइन लिखी है कि उनको भी, क्योंकि वो तब से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि उनको भी आप इस ट्रस्ट का पार्ट बनाइएगा। तो एक बहुत विजन के साथ ट्रस्ट बनेगी और वो ट्रस्ट ही इस सारे मंदिर के निर्माण का और बाकी चीजों का ध्यान रखेगी। एक और बात अभी जो हमारे मित्र कह रहे थे, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं कि अब क्या ये एक नजीर बन गई है? क्या ये एक नजीर काशी और मथुरा के मंदिर के लिए भी हो जाएगी क्या?
ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ये जानना होगा कि 1991 में एक एक्ट पास किया गया था। उस एक्ट के तहत ये कहा गया था कि 1947 में जो जितने धार्मिक स्थल का स्टेटस रहा है उसी स्टेटस को रखा जाएगा, उसको कोई छेड़खानी नहीं करेगा, एक्सेप्ट ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर जो है इसके अलावा। तो इसलिए ये क्लियर है, किसी तरीके से कोई और अगर कोई ऐसी बात करता है तो वो गैर कानूनी होगी, क्योंकि वो इस एक्ट के अलग। आ रहा हूं सर, बस एक वक्फा ले लूं, ब्रेक के बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। आपके जो भी बातें ऐतराज है, क्योंकि तमाम कौम को भी, मिल्लत के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। लगातार जी सलाम इस कोशिश में लगा हुआ है कि फैसले को लेते हुए, उसके आसपास हो रही बातों को लेते हुए सारी चीजें एकदम क्लियर होकर जानी चाहिए।